हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग टर्म में। लगभग पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कहाँ तक? 18। अब आज की क्लास में हम जानेंगे कहाँ से? 19 वाला। क्या? तो सबसे पहले क्या कह रहा है? ड्राविंग। क्या कह रहा है? ड्राविंग। अब ड्राविंग में देखिए सबसे पहले कह रहा है बिजनेस के मालिक द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राविंग कहलाता। निजी खर्च का मतलब क्या है कि अगर जो कोई बिजनेस का मालिक है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर जो अपने बिजनेस से कुछ कोई धन या कोई वस्तु निकालता है तो वह धन या वस्तु क्या कहलाएगा? ड्राविंग कहलाएगा। आगे कह रहा है ड्राविंग। कौन है जी? तुम्हारा है? चेक देंगे तुमको भी साथ साथ। क्या? वही तो अभी बता ही रहे हैं। ड्राविंग है, ड्राइविंग नहीं है। हाँ, तो वो कह रहा है ड्राविंग यानी कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राविंग कहलाता है। सपोज करिए कि एक कोई बिजनेस का मालिक है और वो अपने निजी खर्च के लिए, जैसे उसको बिजनेस में कोई काम नहीं करना है बल्कि अपने पर्सनल यूज के लिए कोई काम करना है, और वह उस बिजनेस से कोई धन या वस्तु निकालता है तो वह उसके लिए क्या कहलाएगा? ड्राविंग कहलाएगा। अब देखिए आप कह रहा है ड्राविंग मालिक के पूंजी को घटाता है। मालिक के पूंजी को क्या करेगा? घटा। कैसे? आप बताइए। अगर जो एक बिजनेस है और उस बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। एक बिजनेस है और उस बिजनेस में वो जो पैसा लगाया जाता है तो पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, जो मालिक के द्वारा पूंजी लगाया गया है। आप बताइए, प्रोप्राइटर बिजनेस का मालिक हो गया ना, जो पैसा लगाया जाए वो क्या होगा? कैपिटल। और मालिक वही प्रोप्राइटर हो जाएगा। समझिए, आप सपोज करिए किसने क्या किया, 100 रुपया लगाया। मालिक ने कितना रुपया लगाया? 100। और उसी ने अपने निजी खर्च के लिए जिसने 50 रुपया निकाल लिया, तो ये बताइए जो आपका पूंजी था वो कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो ड्राइविंग होता है वो मालिक के पूंजी को क्या करता है? घटाता। आगे कह रहा है यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है, वह मालिक का ड्राइविंग कहलाता है। कि चाहे कोई गुड्स हो या फिर क्या हो, मनी। बिजनेस का मालिक जो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है ना, यानी कि बिजनेस से उससे कोई ताल्लुकात नहीं, वो क्या कहलाएगा? ड्राइविंग कहलाएगा। क्लियर है ना? कि और जो एक बिजनेस है उस बिजनेस में, और जो आप सपोज कि आप ही का बिजनेस है, आप उस बिजनेस को चलाने में जो एक्सपेंस इनकम कर वो अलग है, लेकिन आप अपने पर्सनल यूज के लिए, हमको जाना है घूमने के लिए, उसमें आप पैसा निकाल लिए, तो वो पैसा आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? ड्राइविंग। अगला कह रहा है क्या? परचेज। ध्यान दीजिए यहाँ पे, परचेज क्या होता है? अब कह रहा गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाती है। पुनः बिक्री का मतलब क्या हुआ कि आप एक कोई गुड्स खरीद रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है कि आपको खरीदना है और खरीद कर फिर क्या करना? बेच देना। तो वो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? परचेज कहलाएगी। और आगे कह रहा व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता। कि जब भी कोई व्यापारी का मालिक कोई गुड्स खरीदता है वो क्या कहलाएगा? क्रय या तो परचेज कहलाता। क्लियर है ना? सपोज करिए आपका एक बिजनेस है और आप क्या करें, अपने बिजनेस से किसी दूसरे का सप्लायर से आप खरीद रहे हैं सामान। क्यों खरीद रहे हैं? ताकि आप इसको बाद में क्या कर सकें? सेल कर सकें। बाद में क्या कर सकें? सेल कर सकें। तो जो आप ये खरीदने जा रहे थे यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? परचेज कहलाएगी। ये प्रक्रिया हाँ, परचेज कहलाए, लेकिन वो बिजनेस के लिए परचेज नहीं कहलाए। आया समझे ना? ये हम बिजनेस के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं कि बिजनेस के लिए जो कुछ भी पुनः बिक्री के तौर पर जो कुछ खरीदा जाए वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परचेज तो वो भी है, लेकिन वो एक अलग प्रकार का है। अभी समझिए, पहले समझो। ये कौन सा बात है जी? समझो पहले, देखो। अगर हम अपने बिजनेस में जब ट्रांजेक्शन की एंट्री करने आएंगे ना, जो पुनः बिक्री करने के उद्देश्य से खरीदेंगे तो उसकी एंट्री हमको परचेज वाउचर में करनी है। और जो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे ना, वो जनरल वाउचर में करनी है। आ रहा समझ में ना?
इसलिए पहले ही यहाँ बता दे रहा कि परचेज वाउचर क्या है, जो पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाए वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, परचेज। उसकी एंट्री जो पुनः बेचना है हमको, उसकी एंट्री करना तो हम किस में करेंगे, परचेज में करेंगे। किस में करेंगे, परचेज। लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए जो खरीद रहे हैं खरीदेंगे वो किस में करेंगे, जनरल में करें। आ रहा समझ में ना। ये आगे हम जब एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी आगे हम लोग क्या करना है, जब प्रैक्टिकल पे जाएंगे ना, हमको गुड्स बेचने के लिए भी खरीदना है और अपने बिजनेस के लिए भी, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए भी खरीदना है। आ रहा समझ में ना। ये आगे बताएंगे भी कैसे एंट्री होता है। फिलहाल ये समझिए कि अगर जो हम एक कोई मार्कर पेन खरीद रहे हैं ना, इसका उद्देश्य क्या है कि हमको बेच के कुछ पैसा कमाना है। तो जब खरीद रहे थे यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज। लेकिन ये अगर जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे तो परचेज तो ये भी कहलाएगा, लेकिन ये एंट्री करने का तरीका अलग हो जाए। आ रहा समझे ना। ये एंट्री करने का तरीका अलग है और ये एंट्री करने का तरीका अलग। तो परचेज क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। परचेज के बाद फिर अगला क्या कह रहा है, सेल्स क्या है, जो गुड्स अभी आपने परचेज किया बेचने के लिए, और यदि आप उसी को किसी दूसरे व्यक्ति से बेचेंगे, वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, सेल क्या। जैसे देखिए कह रहा है, व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को सेल कहा। जितना जो आप व्यापार कर रहे हैं ना, जो आप बेचेंगे, वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। जैसे भी हमने आपको बताया, सपोज करिए मान लेते हैं कि आपका क्या है, बिजनेस। आपका क्या है, बिजनेस। और इस बिजनेस में आप किसी दूसरे बिजनेस से क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, वो प्रक्रिया आपकी क्या हो गई, परचेज हो गई। लेकिन यही आप किसी तीसरे बिजनेस से कुछ लाभ कमाने के लिए और जो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये प्रक्रिया आपको क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। क्लियर है ना। और सेल के बाद से आपको दिखाई देगा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है और सेल्स रिटर्न क्या है। परचेज रिटर्न का मतलब, आप इस व्यक्ति से कोई सामान खरीदने गए, आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि हम एक ले लेते हैं कि हम पडरौना में एक हमारे यहाँ बिजनेस है, हम किसी सुभाष चौक में हम किसी यश के ट्रेडर्स के पास गए कोई सामान खरीद। हम वहां से सामान जब खरीदे ना, तो उसने हमको क्या किया, वो गुड्स दे दिया। लेकिन हम अपने बिजनेस में ला करके देखे तो उस गुड्स में सपोज हम 10 पीस खरीदे थे, 10 पीस खरीद के लाए थे, जिसमें 2 पीस हमारा खराब निकल, 2 पीस क्या है, खराब। वो लेके जाएंगे उसके पास वापस करने ना, तो जो परचेज हम वापस करने जाएंगे वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज। जो यहाँ दे रहा है, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स, परचेज मतलब क्या, जो खरीदे गुड्स है ना, उसको किसी कारणवश वापस कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाती है। मान लीजिए कि आपका बिजनेस सपोज करिए गायत्री इंस्टीट्यूट नाम से, किस नाम से है, गायत्री इंस्टीट्यूट नाम से। और आप चले गए सुभाष चौक पे, सुभाष चौक पे सपोज करिए कोई यश के टेरस नाम का कोई व्यक्ति है, उससे आपने क्या किया, 10 पीस सपोज करिए कितना, 10 पीस आपने मॉनिटर खरीद, क्या खरीद लिए, 10 पीस मॉनिटर खरीद। लेकिन जब आप अपने यहाँ लेके आ रहे हैं ना, आप उसको देख रहे हैं कि उसमें से 2 पीस मॉनिटर क्या है, खराब हो चुके। खरीदे कितना थे, 10 पीस, लेकिन खराब कितना निकल गया, 2 पीस। तो आप ये 2 पीस लेके जाएंगे उसके पास वापस करने ना, जो वापस करने लेके जाएंगे वही प्रोसेस, यानी वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न क्या है। कोई दिक्कत इसमें। और आगे बता रहा है क्या, सेल्स रिटर्न। क्या है सेल्स रिटर्न, कह रहा है यदि हमारा कस्टमर किसी कारण से परचेज किया गुड्स हमें वापस कर दे, तो यह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। आप बताइए कि जब आप सामान खरीदे हैं, अपने बिजनेस में किसी दूसरे से खरीद के लाए हैं, तो खराब हुआ तो आप उसको पास लेके चले गए वापस कर, वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई, परचेज रिटर्न। वो क्या कहलाई, परचेज रिटर्न। तो आप यदि किसी व्यक्ति से कोई सामान सेल किए हैं और उसके पास यदि खराब निकलेगा तो आपके पास लाएगा ना वापस करने, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न क्या। कोई दिक्कत इसमें, कि जो हम खरीदे हैं हम उसको वापस करने जाए तो वो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। और जो हम बेचे हैं और वो व्यक्ति हमारे पास लेके आएगा वापस करने के लिए, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न कहलाएगी। क्लियर है ना। और फिर आगे इसमें कह रहा है क्या, स्टॉक। अगला क्या कह रहा है, सिंपली एक शब्द पहले समझ लीजिए, आप लोग देखे होंगे
जब भी हम लोग कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदे ना, तो वो दुकानदार के पास अगर वो सामान नहीं रहता है ना, एक जवाब देता है, "अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, खत्म हो चुका है"। आ रहा समझे ना? हाँ, जैसे अभी आपने बताया आउट ऑफ स्टॉक। जब भी आप लोग जाते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, जब वहां पे रहता है तो वो बोलता है इन स्टॉक, और नहीं रहता तो लिखता है क्या, आउट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है कि जो गुड्स सेल नहीं हुआ है, सेल करने के लिए अपने बिजनेस में रखा गया है, वही गुड्स उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टॉक। जैसे जो अनसोल्ड, जो अभी सेल नहीं किया गया है, सेल करने के लिए बिजनेस में रखा गया गुड्स है, वही क्या कहलाएगा, स्टॉक। कह रहा है यहाँ पे ऐसा अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड का मतलब क्या, जो अभी बेचा नहीं गया, जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, चाहे आप अपनी शॉप पे रखे हो, चाहे आप अपने वेयर हाउस यानी कि गोदाम पे रखे हो, लेकिन सेल करने की वजह से रखे हैं, तो कह रहा सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। वह गुड्स क्या कहलाता है, स्टॉक। कह रहा ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है। या फिर एक फाइनेंशियल ईयर हम ले लें, फाइनेंशियल ईयर पता है ना कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, खत्म कब होता है, 31 मार्च। तो जब ये 31 मार्च आया तो क्या आपका सारा गुड्स बिक जाएगा, वो बिक भी सकता है। अब अगर हमारा एक बिजनेस है, सपोज करिए कि हम एक किराना स्टोर का बिजनेस किए, 1 अप्रैल आएगा तो ऐसा हो कि हमारे बिजनेस सारा सामान सेल हो जाएगा, एक भी सामान नहीं रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो रहेगा ना वो, कुछ ना कुछ बिजनेस में तो रहेगा ना, तो जो बिजनेस में रह जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। लेकिन इसमें दो स्टॉक हो जाता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। एक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। हम ये मान के चलें कि हमारा क्या है, सपोज एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया क्या, 1 अप्रैल 2022, क्या ले लिया हम, 1 अप्रैल 2000, और ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2000, खत्म हो जाएगा ना। आप बताइए, सपोज करिए कि इस साल आप, हम ये मान लें कि आप 100 पीस खरीदे थे, कितना पीस खरीदे थे, 100 पीस। तो क्या ये 100 पीस प्रोटीन नहीं बिक पाएगा, कुछ कुछ तो रह जाएगा ना। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तो रह जाएगा ना। तो जो ये ईयर समाप्त हो रहा है, तो इस ईयर के लिए गुड, सपोज के 100 खरीदे थे, इसमें से आपका 50 बिक गया, और बचा कितना, 50। तो ये 50 जो है ना, इस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इस साल के लिए ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और आने वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो 1 अप्रैल क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2000। ये जो आने वाला साल है, इसके लिए यही स्टॉक क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक है। वह स्टॉक क्या कहलाएगा, ओपनिंग। क्लियर है ना? पहले ये समझ लीजिए स्टॉक क्या है, तो ऐसा गुड्स जो बिजनेस में सेल करने के लिए रखा गया है, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। स्टॉक दो हो जाएंगे, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, उस साल में बिजनेस में जितने भी गुड्स रह गए हैं, जितने भी स्टॉक रह गए हैं, वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग। वो साल आपने क्या किया, इतना गुड्स लेकर अपने शेयर को ओपन। क्लियर है ना? और स्टॉक के बाद से अगला आपका कह रहा है क्या, डेब्टर्स। अगला क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, दो चीज आता है, एक आता है डेब्टर्स और दूसरा आता है क्रेडिटर्स। एक क्या आता है, डेब्टर्स, और दूसरा क्रेडिटर्स। तो डेब्टर्स का मतलब कस्टमर, और क्रेडिटर्स का मतलब सप्लाई। ये हमेशा का हमेशा यूज होने वाला है ये सब, क्या, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। डेब्टर्स का मतलब क्या होगा, कस्टमर, और क्रेडिटर्स का मतलब सप्लायर। कस्टमर कौन है और फिर ये सप्लायर कौन, यहाँ दे रहा डेब्टर्स, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेस करते हैं, क्या कहलाते हैं, डेब्टर्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति हो या फिर कोई बिजनेस हमारे पास आया कोई गुड्स खरीदने के लिए, चाहे वो कैश पर परचेज करे और चाहे वो क्रेडिट बेस से परचेज करे, वो क्या कहलाएगा, वो डेब्टर।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर हमारा क्या कहलाता है, डेप्टर्स कह, कस्टमर क्या कहलाएगा, और अगला कह रहा है क्या, कह रहा है वो क्रेडिटर, वह पर्सन या व्यक्ति, बिजनेस, जिससे हम क्या करते हैं, गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रेडिट। एक सिंपल सी यहाँ समझिए कि मान के चले कि हमारा क्या है, बिजनेस, ये हमारा क्या है, और जहां से हम सामान खरीदते हैं ना, वो हमारा क्या है, सप्लायर, और जिससे हम सामान को बेचते हैं वो हमारा क्या है, कस्टमर। आ रहा समझे ना। तो जो सप्लायर वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स, सप्लायर क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स, और जो कस्टमर वो क्या कहलाएगा, डेप्टर्स। यानी कि जिससे आप किसी गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, वो कहलाएगा डेप्टर्स, और जिससे आप किसी गुड्स को परचेज करते हैं वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। कोई दिक्कत इसमें, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स क्या क्लियर हो रहा है ना। हाँ, चाहे उधार खरीदे और चाहे कैश बेसिस पे खरीदे, और जो आपसे कोई गुड्स खरीद रहा है तो वो क्या होगा, डेप्टर। और आप यदि किसी सामान खरीद रहे हैं, आप खुद जाके खरीद रहे हैं, चाहे आप कैश खरीदे चाहे वो क्रेडिट बेस पे खरीदें, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स क्या। अब इसके बाद आता है रिसेबल, और उसके नीचे पेएबल। रिसेबल क्या है और पेएबल क्या है, तो रिसीवेबल का मतलब रिसीव करना, और पेबल का मतलब क्या, पेमेंट करने, किसी को पैसा। जैसे देखिए, ये समझ आ रहा है ना। हाँ, रिसीवेबल का मतलब पैसा क्या करना और रिसीव करना, जो बता रहा है रिसीवेबल, कोई जरूरी थोड़ी है। अब जब तक हम सेल नहीं किए तब तक हम पैसा रिसीव थोड़ी करेंगे, जब तक हम परचेज नहीं किए तब तक पेमेंट थोड़ी करेंगे। आ रहा समझे ना। तो जहां जैसे कंडीशन आएगा वैसे फॉलो करना। तो समझ लीजिए, पहले रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, तो जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, वह अमाउंट रिसीवेबल कहलाए। सपोज करिए कि आगे चल किसी से पैसा हमको पाना है अपने बिजनेस में, तो वो हमारे लिए अमाउंट क्या कहलाएगा, रिसीवेबल अमाउंट कहलाएगा। फिर पेएबल क्या है, तो जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, पेएबल अमाउंट कहलाता है। कि जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया हमको देना है अभी वो पैसा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पेएबल अमाउंट कहलाएगा। और इसके बाद अगला आपका आता है क्या, जनरल। क्या आता है, जनरल। जनरल के बाद से लेजर, और लेजर के बाद आपका लास्ट आएगा इसमें क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले ये जनरल समझ लेते हैं, क्या है जनरल। तो कह रहा है जनरल ट्रांजैक्शन में ऐसी रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड, यानी कि जनरल देखा जाए ना तो एक प्रकार से ट्रांजैक्शन का एक लेन देन होता है, एक रिकॉर्ड होता है, कि जिससे आप जितना ट्रांजैक्शन करेंगे वो डेट वाइज उसके नाम से क्या करते जाएंगे, मेंशन करते जाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, जनरल। अगर ऐसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री कहलाता है। क्योंकि आप लोग पहले पढ़े थे अकाउंटिंग फेज में, कि पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को समझते हैं, फिर क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री क्या था, समझिए यहाँ कह रहा है जनरल एंट्री, जनरल, कि जहां पे आप सभी ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, जनरल कहलाएगा। और जहां पे आप अपने बिजनेस, एक बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही रिकॉर्ड करने का प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, जनरल एंट्री कहलाएगा। और जनरल के बाद से अगला आता है क्या, लेजर। क्या है लेजर, यहाँ कह रहा है जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं, कि आपको सारा जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना वो किस में करना है, जनरल में करना है। लेकिन जनरल में आप कर रहे हैं तो उसको एक अकाउंट चाहिए ना जो क्लासिफाइड कर सके कि आप किससे परचेज किए किससे सेल किए, एक अकाउंट होना चाहिए ना। वो अकाउंट आपका क्या बनाता है, लेजर। जो कह रहा है जनरल बुक में ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। कि आप किस व्यक्ति से परचेज किए, किस व्यक्ति से सेल किए, यह जो क्लासिफाइड करना है वो कौन करेगा, लेजर। और यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है।
और उसके बाद अकाउंटिंग टर्म में आपका लास्ट आता है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? तो यहाँ पे कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। कि जो आपका बिजनेस है ना वो एक रिलेशनशिप में चलता है, किसके किसके, एसेट्स हो और लाइबिलिटी एंड कैपिटल का मतलब क्या होगा, वो धन जो बिजनेस में लगाए। लाइबिलिटी क्या है कि जो आपके बिजनेस के ऊपर कर्ज। एसेट्स का मतलब जो आपके बिजनेस को चलने में मदद कर रहा है, चलाने के लिए अस्थाई अस्थायी रूप से, वो क्या होगा। अब यही यानी कि जो आप जाएंगे क्या एक्सप्रेस इन फ्रॉम ऑफ एन क्या जरा इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। कि जहां पे हम क्या करेंगे, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल का जो हम इक्वेशन करेंगे, वही इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कह रहा है अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एज इट्स लाइबिलिटी एंड। कि जब आप अपने बिजनेस में जाएंगे, जो अकाउंटिंग करेंगे, उस अकाउंटिंग का बैलेंस, उस बिजनेस में जो भी है क्या, एसेट्स और लाइबिलिटी, उन दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। एसेट्स और लाइबिलिटी का दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर जो ऐसा हुआ कि आपके बिजनेस में जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और कैश जो आपका एसेट्स, वो एसेट्स क्या हो गया, कम हो, तो भी आपका ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं मिसमैच। एसेट्स ज्यादा हो गया, लाइबिलिटी क्या हुआ, कम हुआ, तो भी आपका ट्रांजेक्शन क्या है, कहीं ना कहीं गलत। जो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस दिखा रहा होगा, जिसको क्या कहते हैं, कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट। उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस। और आगे कह रहा है यहाँ पे क्या, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस। जब लाइबिलिटी और कैपिटल जुड़ जाएगा तो किसके बराबर हो जानी चाहिए, एसेट्स। यही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। कि जब हम अपने बिजनेस में जाएंगे तो हमारा बिजनेस का इक्वेशन क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। जब लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ लें और जब हम एसेट से तुलना करेंगे तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग। तो आज आप लोग को यहाँ तक पढ़ के आना है, टोटली 1 से लेकर के कहाँ तक, 31। अगली क्लास हम कहीं से भी पूछ सकते हैं, और उसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या, अकाउंटिंग। आखिर कॉन्सेप्ट क्या है अकाउंटिंग करने का। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लो।